हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पजरों से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जय हिंद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। 167th एपिसोड है आज ह्यूमर वेल का। अलग अलग तरीके की बातें होती चली जा रही हैं। हम उसको डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है और लोग को क्या क्या जवाब दे रहे हैं। क्या वो उसकी कोई सेंस भी बनती है कि नहीं बनती है, या फिर लोग भावनाओं में बह जाते हैं। जैसे कि प्रशांत नील को लगता है कि ड्रैगन मैंने ऐसी पिक्चर बना दी है और मैं इतना ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ, और मेरे को राजा वाली चेयर के ऊपर ऐसे बिठा दो जैसे उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा आइकॉनिक बना दिया है। उनको लगता है कि उन्होंने एक ऐसी पेट्रियोटिक फिल्म बना दी है जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जिसके अंदर 3 जनरेशन से सेम काला सेट और काली बनियान 3 हीरो ने अलग अलग पहन लिए। मतलब कब से केजीएफ और उसके बाद फिर सलार और उसके बाद जूनियर एनटीआर को भी बना दिया है। बहुत से लोगों का मानना है कि जूनियर एनटीआर का पूरा रस निकाल के उनको टीबी का मरीज की तरह यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। बिल्कुल भी जबरदस्त नहीं लग रहा है। और कुछ लोगों को जिनको हाय हाय करना होता है बॉलीवुड का, वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि यार क्या ही प्रेजेंटेशन हो गया भाई। मतलब वॉर 2 के अंदर तो इतना घटिया दिखा दिया, यहाँ कितना ही बढ़िया दिखा दिया। तो अलग अलग तरीके के ओपिनियन है। मुझे लगता है कि प्रशांत नील के सर पे एक तो थोड़ी सक्सेस चढ़ गई है। उनके मैंने इंटरव्यूज सुने, वो कॉन्फिडेंस से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस के जोन के अंदर जा रहा है। बट देखते हैं कैसा ये टर्न अप होता है। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ये जो फिल्म लिखी है 3 साल लगा के लिखी है, और उसके बाद उन्होंने सेम बनियान और सेम ही सेट के ऊपर शूट कर दिया, तो बहुत ही मेहनत हो गई है। KGF 3 और सलार 2 के बारे में भी उनका विचार है कि शायद ये उनकी आखिरी पिक्चर होगी ड्रैगन। और फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट आ जाता है कि भाई ड्रैगन भी शायद अलग अलग पार्ट्स के अंदर आएगी, KGF 3 भी आएगी, सलार 2 भी आएगी। तो मैं इस आदमी का विश्वास करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रशांत नील ही है वो जो बोलते हैं कि मुझे इमीडिएट बेसिस पे KGF 3 भी बनानी है। फिर जब उन्होंने सलार बनाई तो उन्होंने बोला सलार 2 तो बस आधी से ज्यादा बन के रेडी खड़ी हुई है। तो इस आदमी का विश्वास करना है क्या बोलता है क्या करता है, और सेम ही सेट पे सेम ही पिक्चरें बनाता रहता है। कुछ कहने की हद नहीं है मेरे ख्याल से। तो जो जो आता जा रहा है वो देखते जाओ। इस पिक्चर को लेके मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि एक के अंदर सोने की स्मगलिंग हो रही है, एक के अंदर कोयले की स्मगलिंग हो रही है, किसी के अंदर अब ओपियम की स्मगलिंग हो रही है। वो पुष्पा बाबू अलग बैठा है, वो सैंडलवुड की स्मगलिंग कर रहा है। स्मगलिंग एक हीरो जो आएगा मसीहा है, वो 1900 करोड़ लोग वो एक साथ मार सकता है, उसका स्किल सेट यही है। उसके बाद वो बहुत ज्यादा खूंखार है, लेकिन अचानक से करके वो कुछ करके आएगा, और उसके बाद बोलेगा कि इसका बड़ा ही अच्छा हार्ट है। और फिर उसके बाद नेवल वुड जो है वो फिर एक लड़की की फोटो दिखाएगा जहां पर सारा का सारा फोकस नेवल पे होगा। फिर उसके बाद बोलेंगे देखो क्या ही बढ़िया काम हो गया। तो बहुत टेम्पलेटेड हो गया भाई, कुछ अलग से दिखा दो। जब आप ने ओरिजिनली कॉन्सेप्चुलाइज किया होगा KGF जैसा थिंग, तो उसके लिए आपने मेहनत करी होगी, तो आपने मेहनत करनी छोड़ दी है, इसलिए एक हर चीज जो है काली पिक्चर बनने लग गई है, मुझे ऐसा लगता है। अगर मैंने ज्यादा खींच दिया है इनको तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि इनकी महानता क्या है, ऐसा कि इन्होंने क्या बना दिया है। सलार के अंदर भी आपने देखा था कि बस काली पिक्चर के अंदर एलिवेशन सीन 3.5 घंटे के एलिवेशन के बाद लास्ट के अंदर जो अलग अलग जो समूह है वो बोलते हैं कि भाई जी अब जो है GOT टाइप के जोन के अंदर जाने वाला है। ये जो थ्रोन्स हैं सारी आपस में एक दूसरे का सर फाड़ेंगे, वो भी इतना रश्ड कहने की हद नहीं है। हर चीज में एलिवेशन हो रहा है, जैसे हीरो की इंट्रोडक्शन हर 2 मिनट बाद हो रही है। तो हो गया भाई। मेरे ख्याल से आप एक हद तक ही लोगों का बेवकूफ बना सकते हो, उसके बाद नहीं बनेगा। चांद मेरा दिल आई थिंक एक रिफ्रेशर तरीके की फिल्म आई है, जो मुझे लगता है कि एक जो बॉलीवुड है ना वो इस चक्कर में पड़ गया कि हम भी स्लो मोशन करेंगे, हम भी मुक्के मारेंगे। ठीक है, करना था वो आपने ही किया था 70s 80s में, जब साउथ हमको कॉपी किया करता था। बट ठीक है, एक दूसरे से सीखेंगे तभी आगे जाएंगे। बट चांद मेरा दिल एक अच्छा सा फ्लेवर लेके आता है, जो एक्चुअली में अर्जुन रेड्डी के अंदर हमें देखने को मिला था, या फिर जो एक फ्लेवर कह सकते हैं कि संदीप रेड्डी वांगा ने कुछ दिया है रोमांस का। जो कड़वापन है ना वो सैयारा के अंदर हमें देखने को मिला, और चांद मेरे दिल के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक अलग स्पेसिफिक जॉनर है जहाँ पर बहुत ज्यादा स्वीटनेस भी नहीं है। ये इस तरीके का जॉनर नहीं है जहाँ पर लड़का लड़की मिलना चाहते हैं लेकिन पापा मम्मी नहीं मिलने दे रहे। उस जोन के अंदर भी नहीं, नहीं उनके खुद के कन्फ्लिक्ट हैं, और ये थोड़े से डीपर हैं, दे कैन रिजॉल्व एज like grown ups, but at the same time it is very difficult to accept each other flaws, और जो भी एक दूसरे को बोल दिया होगा, जिस भी तरीके से ये लोग हर्ट हुए होंगे, जो भी है। और इसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए कोई यंगस्टर्स हैं, जेंजी हैं, जो उस तरीके के लोग हैं जो इसका ऑडियंस है, तो 149 रुपीज़ की टिकट्स कर दी गई हैं पहले फर्स्ट दिन के लिए। एटलीस्ट 5-6 बजे तक की जो टिकटें होंगी, जो ब्रंट है टिकट का, वो मेकर्स उठाएंगे, विच इज़ आई थिंक अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। बहुत से लोग
ऊपर से टिकटें खरीद लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो धर्मा प्रोडक्शन जो करण जौहर की पिक्चर है, एक तो उसने ओवरटली तरीके से इसकी कोई प्रमोशन या फिर गंदी पीआर आजकल लोग करने लग जाते हैं। एक तो पीआर स्टार, आपको पता ही है, कॉपी कैट, वो भी बहुत ज्यादा करते हैं कि मैं ही महान हूँ। बट यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको टैकल किया गया है, गाने आए हैं, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है इसका, पब्लिक को बोलने का मौका मिला है। और अब 149 एक ऐसी स्ट्रैटेजी और एक ऐसा मैसेज आता है कि जो पब्लिक का जो राइट टारगेट ऑडियंस है पिक्चर के लिए, उसकी अफोर्डेबिलिटी शायद थोड़ी कम होगी, तो उसके लिए अफोर्डेबल भी बना दिया, ताकि लड़का लड़की जाके देख के आ पाए, मजे करें। लक्ष्य इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, ही इज आई थिंक द नेक्स्ट बिग थिंग, उसको ढंग के रोल मिल जाए और ये तो अच्छा है ही है। और अनन्या पांडे ने बहुत प्रॉमिस दिखाया, तो विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अब अगर फोर्थ नंबर पे बात करें, तो मैंने कहा सलमान खान का ये जो 2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा है, ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगा। लोगों ने बोला सलमान खान ने दबंगगिरी दिखा दी, देखो ये हो गया, लोग चुप हो गए, आप हॉस्पिटल के बाहर निकल रहे हैं, सलमान खान एंग्री हो जाता है और बोलता है सबको कि अगर ऐसा है क्या, मेंटल है क्या, ये भाई बहुत कुछ बोल दिया पेपराजी को। मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये यही तो चाहिए। क्योंकि अगर कोई ढंग का सेंसिबल बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर देखे जो बोले सलमान खान जरा अपनी मत मारो, वो करो जिसके लिए आप मशहूर थे। आप बैड बॉय थे रियल लाइफ में, और बैड बॉय थे स्क्रीन के ऊपर। ये जो आप मूवीज करने लगे, ये पर्सनैलिटी मिसमैच होने लगे। आपकी दबंगगिरी वाली पर्सनैलिटी थी, वापस आओ। और उन्होंने बोला कि दबंगगिरी वाले से पोस्ट पे लड़ो, बोला 60 साल का हो गया हूँ पर लड़ना नहीं भूला। यार ये ही चाहिए। तो होपफुली ये जो दिल राजू के साथ जो पिक्चर आ रही है, उसके अंदर डबल रोल वगैरह भी है, तो होपफुली ये जो कॉन्फिडेंस है कि अब थोड़े से लीन भी हो गए हैं, थोड़ा फिटर लग रहे हैं, तो शायद ये कॉन्फिडेंस वापस आए। हालांकि इनके जो त्वचा है वो हमेशा से चमकती रही है, लेकिन आज की इनकी त्वचा के जो कंपैरिजन है वो मोदी साहब से भी होने लग गए, कि मोदी इन 70s मिड 70s कितने चमक रहे हैं और सलमान खान नहीं चमक रहे हैं। ये मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मोदी साहब जो चमक रहे हैं, शायद योगा होगा जो भी करते होंगे, बट सलमान खान की भी जब मूवी आएगी, तो फिर वो जो ब्लिंग होता है मूवीज का बड़े पर्दे का, वो जो कलर करेक्शन, ये वो लाइटें जब पड़ती हैं, मेकअप होता है, तो फिर काफी कुछ चमकने में आ जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मोदी साहब विदाउट मेकअप बाहर निकलते होंगे, मतलब उनका तो ड्रेसमैन साथ में रहता है, सबको पता है। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है, ग्रूमिंग सबको करनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पे जो चीज करनी चाहिए लेकिन उसके भुगतान बहुत सारे होते हैं, जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का जो बैन कर दिया गया एक्स, तो एक्स पे है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी से बड़ी पार्टी ये बन के आ गई, और ये पार्टी भी नहीं है, ये सिर्फ रेवोल्यूशन है। एक जज साहब ने जो जेनजी है उसको डीमीन करते हुए कॉकरोचेस बोल दिया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हम सवाल पूछते हैं आपसे। और ये अचानक इतने बड़े हो गए कि ये जो बिगेस्ट पार्टी है, 7 साढ़े 7 मिलियन 8 मिलियन के आसपास कुछ सब्सक्राइबर्स थे, फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम के ऊपर बीजेपी के, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया, मतलब खतरनाक तरीके का। और वहां पर बहुत से लोग एसोसिएट हुए। अब इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। सबको ये भी नहीं पता कि उन्होंने क्यों एसोसिएट किया है, इससे क्या होगा, इसका रोड मैप क्या है। कुछ पोस्ट हैं जहां पर वो डिमांड कुछ लिख रहे हैं अपनी, कि हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए करे। वो करेगी कि नहीं करेगी वो तो दिख ही रहा है कितना करेगी, जब आपके हैंडल ही बैन हो जाएंगे तो क्या ही करेगी आपके लिए। ठीक है, तो वो तो बड़ा क्लियर है। और ये गवर्नमेंट का अगर एक क्रिटिसिज्म करना हो, जहां पर अच्छे काम भी हैं इसके, एक तो थोड़ी गुंडागर्दी जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जरा समझ जाएं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसको ढंग से रिप्रेजेंट किया जाए, तो मुझे लगता है। बाकी आपको क्या फीलिंग आती है इस पार्टी को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना। ये पॉलिटिकल चैनल नहीं है, तो इससे ज्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। 6 नंबर पे चलते हैं। मुझे लगता है कि ये गलत है। गलत क्या है कि रामायण के जो थेरेटिकल राइट्स हैं वो धर्मा पेन ए फिल्म्स को ऑफर करेंगे, और 450 करोड़ नमित मल्होत्रा ने मांगे कि भाई अगर आपको चाहिए तो ये ले लो। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जो 4,000 करोड़ है, ये 4,000 करोड़ 2 फिल्मों का है, ये एक फिल्म का नहीं है। 4,000 करोड़ के अंदर भी जो करीबन 1400 से 1600 करोड़ है, वो मेकिंग ऑफ 2 फिल्म है, विच मीन्स के लगभग लगभग ये 800 से 900 करोड़ की पिक्चर है। तो 900 करोड़ की पिक्चर के अंदर रफली कोई भी पिक्चर जो होती है वो हाफ ऑफ द वैल्यू रिकवर करने की कोशिश करती है थिएटिकल राइट से, जो कि यहाँ पर उन्होंने 450 करोड़ मान लिया। मैं रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, लगभग लगभग यही ट्रू फिगर होगा। जो बाकी की फिगर है, जो मैंने बोला 14 से 16 करोड़ रुपए की जो पिक्चर होगी फिगर प्रोडक्शन वैल्यू के अलावा, वो सारा मार्केटिंग के अंदर जाने वाला, ताकि इतने सारे देशों में अट्रैक्शन आ पाए हमारे रामायण के लिए या फिर हमारे श्री राम के लिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से राइटफुल फिगर है। बट कंसिडरिंग इट इज रामायण, कंसिडरिंग इट इज डीनेग, कंसिडरिंग इट इज सपोजिटली इंडिया बिगेस्ट फिल्म एवर, ये कम है भाई। 600-700 मांग रहे थे, 2-3 प्रोडक्शन हाउस को इकट्ठे आके इसको प्रेजेंट करना था, ऐसा होना चाहिए था। ये मुझे लगता है। आपको क्या लगता है जरूर बताना। मेरे ख्याल से तो बहुत ही कम पैसे मांगे हैं यहाँ पर।
7 नंबर पे चलते हैं। और वैसे मैं बता दूं, 450 के अंदर भी एमजीज होंगे बियॉन्ड पॉइंट। जब ये काफी प्रॉफिट्स आ जाएंगे तो ये नमित मल्होत्रा को और प्रॉफिट शेयरिंग भी होगी। ये नहीं होता कि सर यहीं पर इतने में बात टल गई। इसकी रिकवरी के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स आएंगे वो शेयरिंग पे भी होता है। 7 पे चलते हैं। एक इंसान था वीर पहाड़िया, ठीक है। पहले फेमस हुआ कि वो कुछ एक्ट्रेसेस को डेट कर रहा था, जैसे कि सारा अली खान, उसके भाई वगैरह, ये सब ऐसा करके कुछ था। फिर स्काई फोर्स के अंदर उसका गाना और उसके स्टेप्स, पैसे खर्च करके उसने पीआर करी कि भाई ये कितना ही अच्छा इसने एक्टिंग कर ली। ठीक ठाक एक्टर है, मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकते कुछ भी ब्रिलियंट है, बट अ डिसेंट स्टार्ट फॉर अ न्यूबी। और एक चीज ने अच्छी करी पीआर के अंदर कि जो इसने किया वो ये नहीं किया कि भाई मैं जिसके साथ हूँ उसको डीमीन कर दूं, जो कि जनरली आपने देखा होगा वो कॉपी कैट कार्तिक आर्यन यूजुअली कर देता है, कि बाकी लोगों को डीमीन कर दिया कि मैं इनसाइडर हूँ, मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ, मैं कितना सिंपल हूँ, मेरी तो कटोरी, मेरी नॉन कटोरी, वो करके वो पीआर को दूसरों के लिए वो डीमीन कर देता है, अपने लिए बड़ा बना देता है। वीर पहाड़िया ने भी बहुत गंदी पीआर करी, कुछ ओवर ही कर दी, बट एट द सेम टाइम उसने किसी को डीमीन नहीं किया। तो ये चीज उसने अच्छी करी। अब एक और अच्छी गेम खेल गया वो। आप कभी भी, आपको नेक्स्ट पिक्चर करनी है और आपको पता है कि पहले वाली पिक्चर के अंदर आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन जो मेन लाइमलाइट है जिसकी वजह से लोग देखने गए वो थे अक्षय कुमार, ठीक है। जिसकी वजह से पिक्चर जो भी रिकवर कर पाई अपना पैसा, उसने रिकवर कर पाई, थोड़े मोटे प्रॉफिट्स भी कर लिए उसने। तो उन्होंने बोला कि यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उसने बोला कि ठीक है पैसे मैं लगाता हूँ, लेकिन जो प्रेजेंटर है उसके अंदर नाम थोड़ा सा बेटर चाहिए। तो उन्होंने महेश भट्ट को बुला लिया। अब जहाँ नाम की बात हो रही है, तो नाम किसने बनाई थी? महेश भट्ट ने। तो बोला इसका पिक्चर का नाम ही बेनाम रख देते हैं, इसके अंदर मैं एंटी हीरो बन जाता हूँ, वैसे ही एंटी हीरो 1900 करोड़ को लोगों को मारता है, तो शायद मैं मासेस के अंदर पॉपुलर हो जाऊं और फिर वहां से मेरी कहानी पर चल जाए, तो जो मेरी इमेज है वो थोड़ी सी और पॉपुलर हो जाए। तो उनकी किस्मत, उसकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, शक्ल सूरत है, वो थोड़ी सी हीरो टाइप तो नहीं है, बट जो अटेम्प्ट है मार्केटिंग का वो एकदम अप्रोप्रिएट है, मैं ये बोल सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या लगा इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर? जरा कमेंट करके जरूर बताना। फोर्स 3 भी आ रही है, दो आउटसाइडर की कहानी है अगेन। जॉन इब्राहिम, जो कि मेरे ख्याल से एक स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ फिल्म के लिए बहुत बढ़िया काम करते हैं, और हर्षवर्धन राणे जो भी अब अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा बेटर हो गए हैं पहले से भी, और पिक्चर भी चलने लगी है और एक फैन बेस भी अच्छा खासा सा बन गया है। ये दोनों साथ में आ रहे हैं, तो जॉन इब्राहिम वर्सेस हर्षवर्धन राणे होगी। फर्स्ट पिक्चर बहुत ज्यादा चली थी, इस वजह से चली थी क्योंकि एक ओपोनेंट जो विद्युत जामवाल के रूप के अंदर अच्छा था, तो टक्कर देने वाला इंसान था। सेकंड वाले में कोई ऐसा चंगू मंगू ही था, वो एक्टर अच्छा है, उसने दो चार, उसने वो भी कर रखी हैं, क्या नाम था यार उसका, नाम मैं भूल गया, बट वो उसने वेब सीरीज वगैरह कर रखी है, तो वो जो मेलो डाउन कैरेक्टर इधर उधर का वो ठीक ठाक कर लेता है। लेकिन यहाँ पर जॉन इब्राहिम की तरह को स्केयर क्रिएट करना है और लपड़ पड़ेगा तो लेट जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर्षवर्धन राणे बॉडी टाइप, जो इंटेंसिटी है चेहरे के अंदर, वो थोड़ा मैच करती है, तो वो ऐसा मैचिंग स्टाइल जो होगा, और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा है। तो मेरे को लगता है कि ये जो दुगड़ी है, और ये जो ब्रोमांस तो नहीं होगा यहाँ पर, एक वन वर्सेस अनदर होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो होपफुली फोर्स 3 की स्क्रिप्ट इतनी सॉलिड होगी कि वन चली, सेकेंड वाली को ओके ओके रही, फिर थर्ड बनाने की हिम्मत रखी है, तो ऑब्वियसली कुछ बढ़िया ही होगा। और फोर्स जो है फिर वो जॉन अब्राहम की एक छाप बन जाएगी, क्योंकि अब थर्ड सेमेस्टर के अंदर पहुंच गई है, और अगर ये सक्सेसफुल होगी तो फोर्थ और फिफ्थ तो डेफिनेटली बनेगी। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले जॉन अब्राहम को तो शेखर कपूर जो है वो एज अ जेम्स बॉन्ड भी देखना चाहते हैं, विद लॉट ऑफ रैशनल रीजंस विच ही एक्सप्लेन्ड, और हमने लास्ट ह्यूमर मिल में इसके बारे में बात भी करी थी। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।